कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की वीडियो है बच्चों जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को लेके, क्योंकि इस बार जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कैलेंडर जारी किया हुआ है उसमें आपका कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है बच्चों वो भी मेंशन की हुई है और ठीक ठाक उसमें पद भी हैं। तो क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मुझे कनिष्ठ सहायक के संबंध में जो बच्चे पूछते हैं शायद वो नए बच्चे हैं तैयारी करने वाले, क्योंकि मैं देख रहा था इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम वगैरह हो, यहाँ पे एक मैसेजेस आते हैं कि सर थोड़ा सा जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए या फिर जूनियर असिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए। एक बच्चे ने लिखा था सर जो हिस्ट्री का पुराना फोल्डर है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए वो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। बच्चों मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और जूनियर असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, ठीक है। अभी आप समय मान के चलिए ऑलमोस्ट जून का महीना कंप्लीट है, इसके बाद आपका जुलाई कंप्लीट आपके पास, अगस्त कंप्लीट आपके पास, शायद सितंबर अक्टूबर में है ना वो एग्जाम। तो 3 से 4 यानी 100 डेज का आप मान के चलिए आपके पास एटलीस्ट है ही है, मतलब कम से कम 100 दिन आपके पास हैं और 100 डेज में तो आपको पता है कि क्या से क्या हो सकता है। ऐसा है आप नए छात्र हैं, ये तो आपका युवा जोश है बच्चों। आप बहुत बेहतर तरीके से अगर मेहनत करोगे तो ग्रुप सी का एग्जाम निकालना उतना टफ है नहीं यहाँ पे। और ये अच्छी बात है कि अगर आप चरणबद्ध तरीके से आगे तैयारी करते हैं, जैसे आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप फिर आरओ करेंगे, उसके बाद अगर आप पीसीएस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। सही समय पे तैयारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर की बाद में पछतावा होने से, ठीक है। देखिए कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है अपने आप में 100 मार्क्स का वो एग्जाम है, आप सब जानते हैं 100 नंबर की परीक्षा। और सबसे पहले मैं आपसे पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ तैयारी करते हैं बच्चों, हमारे हाथ में ये होता है। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर जीएस में कौन सा पढ़े क्या पढ़े, मैं आपको आज सिंपल सा सारा क्लियर कट बता दूंगा जिससे आपका कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। देखो 100 नंबर का जो पेपर है उसमें आपका हिंदी कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की, रीजनिंग कितनी है 10 मार्क्स की, इसके अलावा उत्तराखंड कितना है 40 मार्क्स का, तो कितना होगा 70, ठीक है। इसके अलावा इसमें जीएस लगभग आती है बच्चों 25 मार्क्स की, ठीक है। और बाकी 5 नंबर का आप कंप्यूटर मान के चलो, क्या मान के चलो कंप्यूटर। तो इस तरीके से इसका एक पैटर्न है जिसमें हिंदी, रीजनिंग और उत्तराखंड ये अपने आप में 70, जीएस लगभग 25 का कितना होगा 95, 5 नंबर के ऑलमोस्ट कंप्यूटर, इसी में थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह आते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चों, बिना सिलेबस के तैयारी करना वही है बच्चों बिना मंजिल के सपने देखे चलते रहना। मतलब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जब मैं खुद भी तैयारी करता था बच्चों, हमें मतलब ये मान के चलिए कई लोग कहते थे कि सिलेबस आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, सिलेबस क्या है। तो उससे क्या फायदा होता है बच्चों, आपके पढ़ने के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो भवसागर है बच्चों, इतना सब कुछ है, कहाँ से आप चीज़ें पढ़ते रहोगे, कितना आप चीज़ों को कवर करोगे। तो सिलेबस सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको ग्रुप सी का सिलेबस दिया होगा, उसी में कनिष्ठ सहायक और अगर सब एक ही सिलेबस हो उसको डाउनलोड कीजिए, अब उससे आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों हिंदी, क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंदी का जो पोर्शन है, एक एक चीज़ करके ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिंपल से। हिंदी 20 नंबर की है और अगर आप अधीनस्थ के पुराने पेपर चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो हिंदी का पोर्शन है बच्चों वो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो ऐसी चीज़ें देखने को मिलते हैं जो स्थानीय स्तर पे हमारी लोकल भाषा वगैरह से संबंधित कोई ऐसा टर्म, उसका अर्थ, इस टाइप का ज़्यादा हिंदी पूछता है। तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप हिंदी में 20 में से 17-18 मार्क्स लेके आए। हिंदी का स्कोर जो रहता है नॉर्मली आप देखोगे 10, 12, 13 नंबर भी अगर आप हिंदी में कवर कर पा रहे हैं 10 से प्लस और 15, 13 से नीचे ही ऑलमोस्ट रहता है, यानी 10 से 15 के बीच बच्चे इसमें मार्क्स करते हैं सेलेक्ट होने वाले, ठीक है। कई बार तो 7-8 नंबर भी नहीं ला पाते। उसका कारण क्या है, एक तो जो सिलेबस के क्वेश्चन हैं वो ग्रामर उस टाइप से नहीं पूछी जाती। हिंदी आप चेक करना थोड़ा सा अलग सा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है हिंदी वाला सेक्शन यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम में। लेकिन आप नए छात्र हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप पहले, सबसे पहला काम आपको अपना सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। आप एक सिरे से शुरू कीजिए, हिंदी की कोई एक किताब ले लीजिए, चाहे आप ल्यूसेंट व्याकरण ही क्यों ना लो, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप क्या देख रहे हैं, ग्रुप सी का एग्जाम, और वो भी कौन सा, जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, कनिष्ठ सहायक का। ल्यूसेंट व्याकरण देखिए और चेक कीजिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक दिए हैं। तो आने वाले 1 महीने के अंदर सबसे पहले आप हिंदी में जो भी हिंदी पढ़ोगे अपना सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस पूरा करेंगे तो आप एक तरीके से एक ट्रैक पे चलेंगे। उसके बाद अगर आप जो आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें हैं या जो बाहर की चीज़ें, उस बात की बात है, यानी आप आज कितनी 4 जून है ना, तो लगभग जुलाई स्टार्टिंग यानी जुलाई फर्स्ट वीक तक टारगेट बनाइए
किसी भी हाल में पर डे अगर हिंदी 1 से 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो हिंदी सिलेबस को कंप्लीट कर लो। अब आपको सर सिलेबस कहाँ से लाएं? सिलेबस वेबसाइट पे होगा बच्चों, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका ये इधर उधर भटकना कभी कुछ उससे तो बेहतर है कि कम से कम आपको कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड होंगी और आप एक रूट पे चलना शुरू करेंगे, एक ट्रैक आपको मिल जाएगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि यार हाँ कम से कम मेरी चीजें इतनी तो है। अब जीरो है, कभी भटक रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कुछ भी चीजें नहीं समझ आ रही, इससे तो बेहतर है ना कि आप सिलेबस शुरू करके एक दिशा पकड़िए और उस दिशा के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को कीजिए। ठीक है, तो लुसेंट व्याकरण से सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेबस पूरा करेंगे हिंदी वाला पोर्शन, और इसमें आप क्या है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसके अलावा आपका जो भी दिया है देवनागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा का विकास, और साथ ही साथ नीचे दिया होगा आपका जो ये वाला पोर्शन है वाक्य के भेद और कौन कौन से वाक्य होते हैं, इसके साथ जो उसके मतलब समास वगैरह तो नहीं है, आपके अलंकार शायद दिया हुआ है हल्का फुल्का, और नीचे आप देखेंगे हिंदी साहित्य वाला पोर्शन दिया होगा। हिंदी साहित्य का पोर्शन आप पढ़िए, गूगल से चेक कीजिए, आजकल तो कई चीज़ें हैं बच्चों, आजकल तो ChatGPT भी आ गया, आजकल इतनी चीज़ें हैं, आप देखेंगे AI वगैरह आधारित है। आप हिंदी सिलेबस अगर आप चेक करेंगे, आप तो नई जनरेशन है बच्चों, तकनीकी में वैसे ही आप इतने आगे होंगे, तो आप जैसे हिंदी के सिलेबस में चेक करते हैं कि यार हिंदी साहित्य कहाँ से पढ़ें, तो ChatGPT से पूछिए, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में प्रमुख मतलब बातें बताइए, कुछ फैक्ट बताइए, उसमें लिख देना कि मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग बताइए, मेरा 1 डे एग्जाम है, मेरे सिलेबस में दिया है, वो बता देगा कहाँ के थे, कौन सी रचनाएं हैं क्या। इससे ऊपर क्या होता है उसको नोट कीजिए बच्चों, बस दृढ़ संकल्प लीजिए कि मेरे को एक ट्रैक पे इस तरीके से चलना है, चलोगी नहीं तो कैसे होगा। इसके अलावा जब 1 महीना हो जाएगा बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आता है तो ये लुसेंट व्याकरण हिंदी के कई पोर्शन और भी हैं, जैसे मैंने खुद भी UKSSS से हिंदी करके एक फोल्डर बनाया होगा, इसमें देखना आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे UKSSS से हिंदी करके एक फोल्डर होगा, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं एज एन टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता। कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी सबसे पहले आप कीजिए, तभी आप समझेंगे और तभी आपके माइंड पे जोर पड़ेगा, तो चीज़ें लंबे टाइम तक आप रिटेन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जैसे किसी की पढ़ाने से आप हेल्प तो ले लेते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से अगर आप आश्रित हो जाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारा जो ये है सोचने की क्षमता वो खत्म हो जाती है, फिर रटने वाला दिमाग हो जाता है। तो नए बच्चे हो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ आपको नहीं समझ आता तो आप चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी का पोर्शन है। दूसरा रहा बच्चों रीजनिंग, और मैं तो ये कहूँगा कि रीजनिंग 1 महीने में, क्योंकि आप ऐसा है आप क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो आपको समयबद्ध तरीके से तैयारी करनी होगी, एक टाइम बाउंडेड स्टडी करनी होगी। इसका समय आपका 1 माह है, यानी आप 1 महीने में आप सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्या आती हैं मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, और सब चीज़ें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की मार्केट में जाइए, आप चेक कीजिए कि रीजनिंग की किताब कोई भी उठा लीजिए। रीजनिंग का क्या है बच्चों, ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन करने हैं, और लंबे चौड़े क्वेश्चन पूछता है अधीनस्थ सेवाचयन आयोग वाला, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो रीजनिंग का ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, और 1 महीने का कोई समय नहीं है इसका। रीजनिंग जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप किसी न किसी स्तर पे 45 मिनट अपनी स्टडी में रीजनिंग को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये आपका क्या है प्रैक्टिस कराएगा, और कब तक करोगे, जब तक कि एग्जाम नहीं होता, और डेली करना बच्चों। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब आप कहोगे सर इसको कितना समय दें, 1.5 आवर बहुत है बच्चों इसके लिए। ठीक है, यानी 1.5 घंटा आप इसको दीजिए डेली स्टडी में, जब तक आप नई स्टडी कर रहे हैं, और 45 मिनट आप रीजनिंग को तब तक दीजिए जब तक कि आपका पेपर नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस में डेली रहिए। अब कई लोगों को लगता है कि यार 10 ही नंबर का है, कहाँ इसको इतना टाइम दें, उत्तराखंड तो 40 नंबर के, तो कट ऑफ भी तो देखिए ना, अब 10 नंबर यही मिस कर देंगे, और ये जो है कट ऑफ जो है अपने आप में निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्या है अपने आप में सेक्शन है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा लाइटली मत लीजिए, आप इसको सीरियसली लेना बच्चों। रीजनिंग का पोर्शन आप कहोगे सर कहाँ से पढ़ें, आप रीजनिंग की कोई मार्केट से किताब लेके आइए, आपको जो भी उसमें टॉपिक सिलेबस दिख रहे हैं वो या तो ये कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं हो रहा, सिलेबस में देखिए कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, यूट्यूब पे उसको सर्च कीजिए, आपको कई जगह अच्छे अच्छे टीचर्स ने वो कवर कराया होगा, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। तो आप जब इस तरीके से चीज़ों को करोगे तभी आपकी चीज़ें काम आएंगी। अदरवाइज क्या होता है कि भटकने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहता। हम अपनी तैयारी में ये सोचें कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इससे अच्छा है एक प्रॉपर रूटीन के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आगे बढ़ें, तो इससे क्या होता है बच्चों, आपका एक तो मन नहीं भटकेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक दिन ऐसी स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो रीजनिंग मार्केट जाइए और कोई भी किताब उठाइए, ये आपके पास ऑलरेडी वो है। और सिलेबस में देखिए कौन सा टाइप को दिया, क्या उसने कैलेंडर दिया है, क्या उसने घड़ी दिया है, क्या उसने डाइस यानी पासा दिया हुआ है, क्या उसने काउंटिंग फिगर दिया है, या उसने कौन सा टॉपिक दिया है, श्रेणी वगैरह। तो प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑन द स्पॉट जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस के बलबूते पे ही आप क्या करोगे, अपने तर्क शक्ति को बहुत और बेहतर बना पाओगे, आपकी सोचने की क्षमता और ज्यादा जाएगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा सेक्शन रहता है बच्चों महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है उत्तराखंड का 40 नंबर का। इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात में जो आपका डाउट था, क्या सर उत्तराखंड हिस्ट्री जो आपने फोल्डर बनाई हुई आपके मतलब पढ़ना चाहिए, मैं तो कहूँगा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बेस तो वही है उसमें, वो भले ही आप उसमें मेरा लाइट वर्जन देखोगे, बहुत पुरानी वीडियोस हैं, 4-5 साल पहले की वीडियोस हैं और छोटी छोटी भी। अगर आप डबल स्पीड, तब तो मैं इतनी तेज भी नहीं बोलता था, डबल स्पीड में भी आप 2 की स्पीड में भी देखोगे तब भी आपका वो कवर हो जाएगा। उससे क्या फायदा होगा, आपको उत्तराखंड का बेस बन जाएगा। जैसे ही उत्तराखंड का बेस बन जाएगा तो आप फिर एक किताब पकड़ लीजिए। और मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, नए छात्र हैं, तो आपको मेरे उत्तराखंड हिस्ट्री के फोल्डर पढ़ने चाहिए बच्चों। आप भले ही पुराना वाला पढ़िए जिसमें 46-47 वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, नई वाली मत पढ़िए फाउंडेशन बैच वाला, वो थोड़ा डिटेल है। आप पुराना वाला पढ़ लीजिए। उसके बेस पे क्या होगा, आप देन जब आप हिस्ट्री उत्तराखंड की पढ़ लेंगे, आप कोई किताब लेके आएंगे तो आपको मैं बता दूंगा कौन सी किताब पढ़नी। जनरली आप यहाँ पे देखोगे 3 किताबें ठीक ठाक हैं वनडे एग्जाम के लिए। एक तो परीक्षा वाणी तो है ही है, वो तो सभी बच्चों के पास होती है। विंसर ईयर बुक भी कहीं ना कहीं, स्पेशली वो यूकेपीएससी के एग्जाम में काम आती है, तो विंसर ईयर बुक उत्तराखंड की आती है, वो भी अपने आप में ठीक है। और एक बीएस नेगी वाली किताब है जो वन लाइनर, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि बीएस नेगी जी की जो किताब है उसमें तथ्यात्मक बहुत विवरण है, यानी तथ्यात्मक विवरण बहुत है। तो आप देखेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो पैटर्न है फैक्ट बेस पे, उस पर वो काम कर जाती है किताब। ठीक है। तो आप उनमें से इन किताबों को अगर आप रखते हैं और उत्तराखंड इतिहास वगैरह सब चीज एक बार फोल्डर से बनाते तो आपको फैक्ट पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लेकिन होता क्या है, अगर हम डायरेक्ट फैक्ट पढ़ना शुरू करें तो बच्चों 2-4 दिन तो याद हो जाएगा, लेकिन इतने फैक्ट हैं, किस लेवल तक आप उन फैक्ट्स को तैयार करोगे बताइए। खुद ही सोचिए ना, आपको इतना ज्यादा कंटेंट मिलेगा, लगातार फैक्ट मिलेंगे, तो होता क्या है, हमारे जो याद करने की क्षमता है या रटने की क्षमता वो खत्म होने लग जाती है। 1-2 फैक्ट 10-15 100-150 फैक्ट होते तो मैं मानता, हजारों फैक्ट है, वो किस लेवल तक पढ़ोगे। तो उत्तराखंड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो 40 नंबर का तो उत्तराखंड हिस्ट्री वाला जो फोल्डर है मेरा पुराना वाला, आपको देखना चाहिए बच्चों। थोड़ा सा आपको पढ़ने में अनकंफर्टेबल हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं है, वो तो 2020 से शुरू हो गया था। अब 6 साल पुरानी वीडियोस और आज की वीडियोस में डिफरेंस होगा, लेकिन कंटेंट सही होगा, कंटेंट खराब नहीं होगा। ठीक है। एक क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप उसके नोट्स बनाएंगे वनडे एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से, फिर उसके बेस पे अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए बाकी जो उत्तराखंड का पोर्शन है, परीक्षा वाणी एक बहुत अच्छी किताब है बच्चों, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स भी माना जाता है, तथ्यात्मक उसमें चीजें भी है, सब चीज है, आपका बेस तैयार कर देगा। और आप उत्तराखंड हिस्ट्री की फोल्डर, परीक्षा वाणी और साथ में अगर चाहो तो बीएस नेगी जी की किताब है वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपका काम बन जाएगा। उत्तराखंड ग्रुप सी में इससे ऊपर का लेवल है नहीं, और इससे बाहर के क्वेश्चन आते हैं तो फिर किसी को नहीं आते। आप देखना कई बार वो आपकी जो बेसिक चीजें, आपकी इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होंगी उससे क्वेश्चन उठा देते हैं, कल्चर से क्वेश्चन उठा देते हैं, तो फिर वो आपके भाग्य पे है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो उत्तराखंड हिस्ट्री का फोल्डर देखिए, परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए फिलहाल। अभी इसके अलावा कुछ मत पढ़ना है। 2 चीजें अगर आप पढ़ेंगे और इन 2 को टारगेट बनाइए आप, कम से कम 45 दिन। ठीक है। यानी 45 डेज, यानी हाफ टाइम इसमें कवर कीजिए। और ये 45 डेज आपको कितने पर डे कितना पढ़ना है बच्चों, 2 घंटे, तभी तो एग्जाम निकलता है। आप 2 घंटे आपने यहाँ निकाला, 1.5 आपने 3.5 घंटा और 45 मिनट, यानी 4-4.25 घंटा। और लास्ट से बचता है बच्चों जीएस वाला पोर्शन। जीएस में मैं आपको जनरली बताता हूँ बच्चों, होता क्या है, जीएस इतना बड़ा सिलेबस दिया, इतना बड़ा सिलेबस दिया है, उत्तराखंड ग्रुप सी या कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए प्रॉपर कंटेंट है नहीं जीएस का। क्योंकि आपको मैं आपसे ये कहूँगा, देखो सिंपल सी बात है, 100 बात की बात, जीएस अगर आपको पढ़ना है ना, आप जीएस फटाफट क्या कीजिए, सिलेबस चेक कीजिए। आपने हिस्ट्री पढ़ा, जैसे आपने कहा कि यार मैं हिस्ट्री, क्योंकि देखो 4 नंबर हिस्ट्री, 3 नंबर 5 नंबर पॉलिटी, 2-3 नंबर ज्योग्राफी, अब इतने छोटे छोटे मतलब सेक्शन हैं और इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, क्या करूँ हो जाती कभी कभी, कहाँ अपना सरमार हो जाती। क्योंकि 25 नंबर के जीएस आनी है और सिलेबस देखोगे तो भाई महाभारत से भी बड़ा सिलेबस दे रखा है। अब इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, अब उसमें 25 नंबर, अब बच्चे को पढ़ना तो है ही, क्या करेगा उसमें, ना पढ़ के भी अपना पैर में कुल्हाड़ी, तो कोई मानना नहीं चाहेगा भाई। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डर तो लगता ही है ना, 25 मार्क्स कम थोड़ने हैं।
तो मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, आप क्या करना, देखो सिंपल सी बात है जीएस में, ये है 25 मार्क्स की जीएस, ठीक है। आप इस जीएस को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लूसेंट जीएस और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कर लीजिए। लूसेंट जीएस की किताब आती है, साथ में एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है। इसको रट दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे जीएस में सिलेबस दिया ऋग्वेदिक काल, ठीक है, वैदिक काल दिया है, तुरंत देखिए लूसेंट जीएस की किताब आती है, उसमें वैदिक काल पढ़िए, कितने वेद हैं, क्या है, किसके बारे में क्या लिखा है। तुरंत जैसे वैदिक पढ़ते हो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से उसके फैक्टर लगाइए, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी बच्चों। ग्रुप सी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, जो बच्चा ऐसा करेगा उसका काम बन जाता है। अदरवाइज हम इधर भी भटके उधर भी भटके, बड़ी बड़ी किताबें ले लें, भाई पूछा क्वेश्चन कितने नंबर का आने 25, जब 25 मार्क्स का ही जीएस है तो क्या करोगे बताओ इतना लेंदी, मतलब वो पढ़ के। तो सिंपल सी बात है, लूसेंट जीएस और लूसेंट ऑब्जेक्टिव की किताब लीजिए और उसके साथ क्या कीजिए, पढ़ने का तरीका, जीएस का जो आपका सिलेबस है, पहला टॉपिक जैसे दूसरा टॉपिक दिया उसका बौद्ध धर्म, तुरंत पढ़िए उसमें बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या तथ्य हैं और उसके उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और ये कब तक चलेगा बच्चों, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ये छोटा पीरियड नहीं है, पूरा एग्जाम तक ही इसको लेके चलिए। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक इसको खत्म कीजिए, पर डे 1 से 2 घंटा इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कभी जैसे आपने कहा कि मैं सिलेबस पे चलो आज आधा घंटा हिस्ट्री या 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, आधा 1 घंटा पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, 3 दिन ऐसे पढ़िए, फिर आने वाले 3 दिन क्या कीजिए, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़िए, 1 घंटा इकोनॉमी पढ़िए। इस तरीके से जब आप स्टडी करेंगे तो आपका काम इजीली बन जाएगा बच्चों, ठीक है। लास्ट सेक्शन रहता है बच्चों कंप्यूटर का सेक्शन, जो कि 5 नंबर का है। कंप्यूटर को क्या करना है, कुछ नहीं, किताबों से नहीं पढ़ना है बच्चों। आपके सिलेबस में कंप्यूटर दिया है जो, उसको क्या करना, एक तो मैंने एक फोल्डर बनाया है कंप्यूटर का, एक तो वो पढ़ लीजिए आप पहले, जितनी जल्दी हो सकता है वो पढ़ लीजिए। वो आपका मान के चलिए आप 10 12 13 दिन में खत्म कर देंगे, ज्यादा बड़ा फोल्डर नहीं है कंप्यूटर का। सबसे पहले वो वाला फोल्डर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या करना है। जब इस तरीके से आप होल स्टडी को अपना रूटीन में शामिल करोगे, तब जाके आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। भटकने से बेहतर है कर्म करना, कार्य कीजिए और कार्य का परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।